नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। आज हम भारत की पॉलिटी से अनुसूची चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। हम ट्रैक से पढ़ने की कोशिश करेंगे और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां सूचियां हैं, उनमें उल्लेख है। क्या क्या उल्लेख है उसकी अपन बात करेंगे। मूल संविधान, जब संविधान बना उसे कहते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद में संविधान में अनुसूचियां और जोड़ने के लिए किए गए संविधान संशोधन। क्या किया गया? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो कौन से संविधान संशोधन हुए, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें तो पहला संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन यानी संविधान में पहली बार कोई संशोधन होने की गुंजाइश बनी और उसमें जोड़ी गई भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। और बात करें, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और उसके अगले ही वर्ष संविधान में संशोधन की गुंजाइश बनी और उसमें जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। फिर हुआ 52वां संविधान संशोधन। कौन सा नंबर का? 52वां संविधान संशोधन। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इस तरह से जाके फिर 52वां हुआ। उस दौरान संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, उसका नाम था 10वीं अनुसूची। और यह संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। फिर हुआ 2 संविधान संशोधन हुए, 73वां और एक हुआ 74वां। और ये दोनों ही हुए 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। इसमें संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची और इसमें जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। अब ये अनुसूचियों में क्या उल्लेख है इसकी बातें अपन आगे करेंगे। इससे पहले अपन ने बता दिया कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। एक तो पहला, एक 52वां, एक 73वां और एक 74वां। इसकी डेट बता दी कब हुआ और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे बात करें, पहली अनुसूची क्या थी? फर्स्ट। तो फर्स्ट अनुसूची थी जिसमें उल्लेख था भारत में कितने तो राज्य हैं, उनके नाम, और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश, उनके नामों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। अगर कोई भारत में नया राज्य जोड़ना हो तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में। आगे बात करें, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। अब संवैधानिक पदाधिकारी कौन से होते हैं? भारत में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, हाई कोर्ट के जज होते हैं। हाई कोर्ट हर राज्य में एक अलग अलग बना हुआ है, कुछ राज्यों का सम्मिलित भी है। तो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और सांसदों के वेतन का उल्लेख भी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो किसका नहीं किया गया? डायरेक्ट मुझे उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो फिर है किसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वेतन तो लेता ही होगा। उपराष्ट्रपति होता है, एक सदन होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा के कार्यों का निर्वहन करता है, जैसे सभी सांसद आगे बैठ गए और उस नियमानुसार कौन चलाता है? उपराष्ट्रपति चलाता है। तो उपराष्ट्रपति डायरेक्ट जाकर उसके पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति वेतन लेता है राज्यसभा के सभापति के तौर पर।
भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है, डायरेक्ट जाकर वहां बैठता है और सभापति के तौर पर ही वह वेतन लेता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति वेतन लेता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, उसका उल्लेख है। आगे बात करें तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख है तो किनका नहीं है? इसमें राष्ट्रपति का नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। उपराष्ट्रपति का भी नहीं है। उपराष्ट्रपति का भी नहीं है। और बात करें संघ सरकार द्वारा चुने जाते हैं राज्यों के लिए राज्यपाल। राज्यपाल उनकी शपथ का उल्लेख भी भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में किनका है फिर? जो और बचे, हाई कोर्ट का जज कौन होगा, उसके द्वारा शपथ का प्रारूप क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज के द्वारा शपथ का प्रारूप क्या रहेगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के शपथ का प्रारूप क्या रहेगा, जो सांसद चुने जाते हैं हमारे द्वारा उनकी शपथ का प्रारूप क्या रहेगा, उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो अपन ने तीन अनुसूचियों की बात की। आगे बात करेंगे, पहली अनुसूची में था संघ और राज्यों के नामों का उल्लेख, दूसरी में था वेतन का उल्लेख और तीसरी में शपथ का उल्लेख। चौथा अनुसूची, फोर्थ अनुसूची, इसमें है किस राज्य की और किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें रहेगी। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख, सीटों के आवंटन का उल्लेख। जैसे राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं 10 सांसद। राजस्थान से, राजस्थान एक राज्य है। इसी प्रकार दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली से चुने जाते हैं 3 सांसद। जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लिए चुने जाते हैं 4 सांसद। और एक पुदुचेरी, पुदुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उससे चुना जाता है राज्यसभा के लिए 1 सांसद। तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन की जो उल्लेख है वह चौथी अनुसूची में है। और राजस्थान से 10, दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 4 और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे 1 सांसद चुना जाता है राज्यसभा के लिए। ये बात की अपने चौथी अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची के बारे में अपन बात करें तो पांचवी अनुसूची में उल्लेख है अनुसूचित क्षेत्रों के, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख, नियंत्रण का उल्लेख, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इस तरह से अपन जैसे भारत का नक्शा बनाए, भारत का नक्शा इस तरह से कुछ बनाए अपन, भारत का नक्शा इस तरह से कुछ बनाए तो इधर तो आ जाते हैं पूर्वोत्तर के राज्य, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इस तरह के राज्य आते हैं। ये राज्य तो आते हैं 6वीं अनुसूची में, 6वीं में। लेकिन इधर वाले जैसे राजस्थान रह गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरह के राज्य में अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए हैं और उनके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची में दिया गया है। और 5वीं अनुसूची में कौन से नहीं है? तो कौन से नहीं है? AMTM, जो पूर्वोत्तर वाले हैं ना, एक का रहेगा असम, M से रहेगा मेघालय, T से रहेगा त्रिपुरा और फिर एक M से रहेगा मिजोरम। तो इन राज्यों का उल्लेख 5वीं अनुसूची में नहीं है, ये इनका उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। तो 5वीं में किनका है? फिर बचे कुछ इधर वालों का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर वाले राज्यों का उल्लेख और उनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया। और इन क्षेत्रों के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का उल्लेख है, जो राष्ट्रपति को कहती है कि इन क्षेत्रों के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये जनजातीय सलाहकार परिषद राज्यपाल को सजेशन देती है, निर्णय देती है।
आगे बात करें 5वीं अनुसूची के बाद में उल्लेख रहेगा 6वीं अनुसूची में। तो 6वीं अनुसूची में AMTM असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के, इनको कहते हैं जनजातीय क्षेत्रों के। 5वें में था अनुसूचित क्षेत्रों के और इसमें रहेगा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। अब जनजातियां होती है वो पिछड़ी रहती है, उनको सहभागिता में लाने के लिए वहां पे की जाती है स्वायत्त जिला परिषदों का गठन, जहां पे जनजाति के लोग जाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और अपने अनुसार नीतियां बनाकर प्रशासन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अपन ने बात की 6वीं अनुसूची के बारे में, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की बात की। वहां पे स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की बात भी संविधान की 6वीं अनुसूची में की गई है। आगे बात करेंगे अपन संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में। तो बात करें 7वीं अनुसूची की, उनमें 3 सूचियां जोड़ी गई है, 3 सूचियां, और इन सूचियों का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में भी किया गया है। कौन कौन सी सूचियां हैं? एक सूची है राज्य सूची, राज्य सूची, एक है संघ सूची, एक है संघ सूची और एक है समवर्ती सूची। इन सूचियों में विषय जोड़े गए थे। विषय का मतलब कोई भी विषय, जैसे लोक स्वास्थ्य विषय हो गया, शिक्षा हो गई, तो इन सूचियों पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर कानून केवल राज्य सरकारें बनाएगी। संघ सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट है वर्तमान में, तो मोदी जी की गवर्नमेंट बनाएगी। और समवर्ती सूची में जो कानून बनाती है वह राज्य भी बना सकता है और केंद्र की सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिया तो कौन सा मान्य होगा? तब केंद्र का कानून मान्य रहेगा। मूल संविधान में राज्य सूची में विषय जोड़े गए थे 66, लेकिन इनको बाद में कम कर दिया गया और वर्तमान में 61 विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। संघ सूची में मूल संविधान में जोड़े गए थे 97 विषय, लेकिन वर्तमान में इनको बढ़ाकर कर दिया गया है 100 विषय। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में थे 47 विषय, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो 5 विषय और जोड़े गए समवर्ती सूची में। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो इसको यही कराने की कोशिश करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था यह संविधान संशोधन। कौन कौन से विषय जोड़े गए? एक तो शिक्षा, शिक्षा पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती थी पहले, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। आगे बात करें, एक वनों पर भी कानून राज्य और केंद्र सरकारें दोनों बना सकती है। वन में रहते हैं वन्य जीव और पक्षी, तो वन्य जीव व पक्षियों पर भी कानून कौन बना सकती है? दोनों सरकारें बना सकती है। एक रहेगा माप तोल और एक रहेगा न्याय प्रशासन। इन विषयों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। और बात करें, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 में है। इनके अलावा भी और कार्य होते हैं जो उस समय नहीं थे, जैसे इंटरनेट 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय इंटरनेट था नहीं, तो उन्हें किसी सूची में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वर्तमान में इंटरनेट एक विषय बन गया है कि उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो इंटरनेट को रखा गया अवशिष्ट सूची में। कौन सी सूची में? अवशिष्ट सूची में। और अवशिष्ट सूची का जो प्रायोजन था वह कनाडा देश से लिया गया। किस देश से ली गई अवशिष्ट सूची? कनाडा से ली गई
और इस पर जो कानून बनाता है वह संसद बनाती है, यानी कि केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। तो वर्तमान में इंटरनेट से संबंधित यदि कोई कानून बनेगा तो उसे केंद्र सरकार या संसद ही बना सकती है। आगे बात करें 7वीं अनुसूची के बाद में 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख। और मूल संविधान में थी 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जोड़ी जा चुकी है। तो ये भाषाएं जोड़ी गई। भाषा जोड़ने के लिए किया गया संविधान में संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? पहले संविधान की संशोधन किया गया 21वां, जो किया गया 1967 में, संविधान संशोधन 1967 में। और इसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी। उसके बाद में 50 जोड़ेंगे तो 71वां संविधान संशोधन हुआ, और वह हुआ 1992 ईस्वी में। और 92 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, KMN, एल को छोड़ देंगे, KMN। कैसे रहेगी? कोंकणी। एम से रहेगी मणिपुरी, और एन से रहेगी नेपाली। तो कोंकणी रह गई 16वीं, मणिपुरी 17वीं और नेपाली 18वीं। तो यहाँ तक 18 भाषाएं जोड़ी जा चुकी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और बात करें इसके बाद में 19, 20 और 21, 22, तो ये भाषा जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वां। और यह हुआ 2003 ईस्वी में। और इसमें भाषाएं जोड़ी गई, एक तो BD और एक जोड़ी गई MS या SM। बी से रहेगा बोडो, और डो से रहेगा डी से डोगरी। बोडो और डोगरी भाषा 19 और 20 नंबर की, 21 और 22 नंबर की रहेगी संथाली, और एक रहेगी एम से मैथिली। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं जोड़ी गई। 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी वो कौन कौन सी थी, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे अपन। हिंदी भी थी उनमें। कई बार सवाल आ जाता है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो उस समय जरूरत पड़ जाती है। संस्कृत चलती थी पहले, तो संस्कृत भी है, और एक थी उर्दू भी थी। इसके अलावा बात करें, राजस्थानी भाषा नहीं है, भोजपुरी भाषा नहीं है, तो क्या गुजराती है? हाँ गुजराती है। तो क्या ऊपर चलेंगे, पंजाबी है? तो हाँ पंजाबी है। पंजाब के ऊपर कश्मीर की ओर जाएंगे तो कश्मीरी है? हाँ कश्मीरी है। और बात करें मराठी, महाराष्ट्र की ओर जाएंगे, मराठी है? हाँ मराठी है। तो क्या तेलुगु और तमिल है? हाँ तेलुगु और तमिल है। तो क्या पश्चिम बंगाल में जाएंगे, बांग्ला है? तो हाँ बांग्ला भी है। और बात करें कन्नड़ है? कन्नड़ भी है। तो क्या मलयालम भी है? तो यहाँ मलयालम भी है। तो क्या असमिया है? तो हाँ असमिया भाषा भी है इसमें। तो इस तरह से लगभग 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और इससे सवाल ऐसा बन सकता है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी भी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है। आगे बात करें 9वीं अनुसूची के बारे में, तो 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया भूमि सुधार, और भूमि में सुधार किया गया, भूमि कानूनों में सुधार किया गया। तो जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया, जमींदारी प्रथा अंत। और बात करें, कुछ विषय जोड़कर कहा गया कि ये विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते। तो बात करें न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा यह होती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाए, और वह कानून क्या है, संविधान के अनुसार ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि वह उसे अवैध घोषित कर सकता है, उस कानून को निरस्त कर सकता है। लेकिन इसमें यदि कोई कानून डाल दिया गया, कोई विषय डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में, अगर वह संविधान की पालना नहीं करता तो भी उसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित नहीं कर सकता। ये बात हुई 9वीं अनुसूची में। आगे बात करें 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, उनके द्वारा। और इसमें कहा गया
कि अगर 1/3 यानी 3 में से 1 सदस्य दूसरी पार्टी का था, दूसरी पार्टी से उसने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद में वह दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो एक जा रहा है, तो उस पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा। दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, कानून बनाया गया। इसकी थोड़ी व्याख्या अपन करें तो 30 में से 10 अगर सांसद जा रहे हैं पार्टी छोड़कर या विधायक जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, तो उन पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा। लेकिन अगर 10 से कम जा रहे हैं, 9 जा रहे हैं, तो उस पर दल बदल का कानून लग जाएगा और उसे विधायक या सांसद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसकी जो अंतिम व्याख्या करता है इस दल बदल कानून की, वह करता है अध्यक्ष। अगर अपन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, अपन राज्य में आए और राज्य की बात करें तो राज्य में होता है विधानसभा और विधानसभा का अध्यक्ष उसकी अंतिम व्याख्या करता है। क्या होता है कि व्याख्या करता होते हैं पार्टी के, अध्यक्ष होता है आमतौर पर जीती हुई पार्टी का, अध्यक्ष होता है आमतौर पर जीती हुई पार्टी का। जैसे अपन बीजेपी की सरकार की बात करें तो बीजेपी का ही रहेगा लोकसभा में अध्यक्ष, और बीजेपी अगर सरकार बना लेती है तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के विधायकों को लाती है, कांग्रेस के सांसदों को लाती है, तो अंतिम व्याख्या करता तो अध्यक्ष ही है ना, अपनी पार्टी का ही है, तो वह उन्होंने मुद्दों को पेंडिंग चलाए रखता है और जब तक 5 साल पूरे हो जाते हैं और सरकार आसानी से चल जाती है, नए चुनाव आ जाते हैं, तो इसका जो अंतिम व्याख्याकर्ता अध्यक्ष होना इस दल बदल कानून की सबसे बड़ी आलोचना है। आगे बात करें, अब वर्तमान में 91वां संविधान संशोधन कर दिया गया और 1/3 को बदलकर 2/3 कर दिया। अगर 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो क्या होगा, तो उन पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा। 2/3 से कम जा रहे हैं, जैसे 30 में से 20 से कम जा रहे हैं, 19 जा रहे हैं, तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लगेगा और उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। लेकिन अंतिम व्याख्याकर्ता तो अध्यक्ष ही होता है। अगर जीती हुई पार्टी का है तो उस पर कोई कानून नहीं लगेगा क्योंकि वह 5 साल तक पेंडिंग ही चलाए रखता है ऐसे मामलों को। आगे बात करें 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति और बात करें अधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है कि पंचायतों के अधिकार क्या रहेंगे, शक्तियां क्या रहेगी, और पंचायतों को दिए गए हैं 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। 29 विषयों में जैसे साफ सफाई करना पंचायतों में, पेयजल की व्यवस्था करना, और जो नगर पालिका द्वारा कौन कौन से शुल्क है, पंचायतों द्वारा कौन कौन से शुल्क लिए जाते हैं, उनका उल्लेख भी 29 विषयों में 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी और इस पर एक्ट बना राजस्थान में बना था 23 अप्रैल, पंचायती राज एक्ट के नाम से जाना जाता है, 23 अप्रैल 1994 को। और बात करें लास्ट अनुसूची की, 12वीं अनुसूची, जिसमें अपन बात करेंगे नगर पालिका की, तो नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी क्या है नगर पालिका की, उसकी बात 12वीं अनुसूची में की गई है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में। और बात करें नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं, नगर पालिकाओं को दिए गए हैं 18 विषय। पंचायतों को 29 दिए गए थे, नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। इस प्रकार से आज अपन ने 12 अनुसूचियों की बात की है, काफी डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। धन्यवाद।